नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। सबसे पहले अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें। यदि इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो को आसानी से मिल सके। और हमने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके से संबंधित कुछ क्लास अपलोड किए, तो आप एक बार उनको भी विजिट करें और आपको कैसी लगती है उनका अनुभव भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। हम आपकी दोस्तों एक टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपकी थ्योरी को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं हम दोस्तों, तो उसको आप बार बार रिवाइज करिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर होता रहे। और जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी, ये आने वाले जो पेपर है दोस्तों, इनमें आपके लिए सहायता करेगी, जिसमें आपका हम राजस्थान की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और एक आपके सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों जो या तो पिछली परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं। सामान्य विज्ञान में पहली जो टेस्ट सीरीज थी दोस्तों पिछली, वो आपके आनुवांशिकी संबंधी थी। उसको एक बार ज़रूर विजिट करें। उसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आपका आनुवांशिकी संबंधित प्रश्न होगा दोस्तों, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप उसको बार बार रिवाइज करें ताकि आपका जो कंसेप्ट वो क्लियर होगा, और जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन आनुवांशिकी मिलेगा वो दोस्तों उसमें से आपका मिल जाएगा। आपको अदर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका प्रकाश से संबंधित है। तो इस प्रकाश से संबंधित एक पार्ट आपको ये मिलेगा और एक पार्ट आपको और मिलेगा, जिसमें आपके प्रकाश को कवर किया जाएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से दर्पण में वृद्ध दृष्टि क्षेत्र दिखेगा। यानी कौन सा दर्पण है जिसमें दृष्टि क्षेत्र अधिक दिखेगा या जिसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होगा? कौन सा होगा? क्या समतल दर्पण में होगा, क्या उत्तल दर्पण में होगा, या अवतल दर्पण में होगा, या फिर परवलय दर्पण में होगा? तो किसका सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण का। किसका होता है? उत्तल दर्पण का। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, और एक क्या होता है आपका अवतल दर्पण होता है। यदि आपसे पूछ ले कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका उत्तर होगा केवल दो दर्पण होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण होता है, एक आपका अवतल दर्पण होता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा या किस माध्यम में? ऐसे भी बोल सकता है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा या सबसे अधिक होगा? क्या पानी में, क्या कांच में, क्या गील शरीर में, या फिर निर्वात में? तो प्रकाश का जो वेग होता है दोस्तों वो दो माध्यमों के ऊपर डिपेंड करता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। जितना माध्यम सघन होगा प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा, और जितना माध्यम विरल होगा उतना ही प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे जो प्रकाश का वेग है दोस्तों, ये आपका किस में अधिक होगा? तो ये होगा आपका निर्वात में। यानी आपका प्रकाश क्या कर सकता है दोस्तों? निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात बोले तो जहाँ पर हवा भी मौजूद नहीं होती है। बाकी आपकी ये निर्वात की अपेक्षा सघन है, इसलिए इनमें प्रकाश का वेग कम होगा, और निर्वात में आपका प्रकाश का वेग क्या होगा दोस्तों? अधिक होगा। और जो अगर आपसे ये से पूछा जाए कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यदि गलती से ऐसे आ जाए क्या ध्वनि निर्वात में गमन करती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं, ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न है किस प्रभाव के कारण टंकी के पेंदे पर रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? यानी वह कौन सा कारण है जिसके कारण पानी से भरी हुई कोई टंकी है
उसके पेंदे में रखा कोई सिक्का है या कोई भी वस्तु है वो थोड़ी हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो उसका कारण क्या है? तो वो क्या अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, या परावर्तन के कारण होता है, या इसमें से कोई नहीं है? तो ऐसा होता है दोस्तों अपवर्तन के कारण। क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो इसमें आपको और भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल होती है या जो छड़ होती है वो आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई या घुमी हुई दिखाई देती है। तो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या रेगिस्तान में मृग मरीचिका होती है। तो ये भी सारे दोस्तों किसके द्वारा होता है? अपवर्तन के कारण होता है। और जो आपका डायमंड होता है, हमने देखा डायमंड क्या होता है दोस्तों? चमकता रहता है। तो ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और ये बात परावर्तन की, तो परावर्तन में क्या होता है? कोई भी जो वस्तु हमें दिखाई देती है दोस्तों वो हमें परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको टेस्ट सीरीज? अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण होगा। एक दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या है? +60 सेंटीमीटर है, तो दर्पण कैसा होगा? क्या वह अवतल दर्पण होगा, क्या परवलय दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण होगा? तो दोस्तों क्या करना है, आपको याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है। जब भी प्लस में आए कोई भी, चाहे उसकी वक्रता त्रिज्या हो, ठीक है, या तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो, चाहे उसका वक्रता केंद्र हो, ठीक है, या फिर उसकी फोकस दूरी हो, यदि वो सभी प्लस में है, यदि किसमें सभी प्लस में, तो आपको याद रखना या तो वो उत्तल दर्पण होगा या फिर आपका उत्तल लेंस होगा। यह याद रखना, जब भी प्लस में पूछे और आपसे दर्पण का प्रकार पूछे तो आपका उत्तल ही होगा, चाहे वो दर्पण होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। माइनस में आते ही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर चेंज हो जाएगा, या तो अवतल दर्पण हो जाएगा या फिर अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे +60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्पण पूछा है तो इसलिए उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? एक जो समतल दर्पण होता है उस समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो क्या 0 होता है, क्या 1 होती है, अनंत होती है, या इनमें से कोई नहीं है? तो एक जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो दोस्तों होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर है, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा? तो एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो देखो, उत्तल दर्पण के जस्ट अपोजिट होता है आपका अवतल लेंस, और अवतल दर्पण के जस्ट अपोजिट होता है आपका उत्तल लेंस। अब क्या करना है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों? जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? सीधा। और यदि सीधा बनेगा तो सीधा से याद रखना वो कैसा बनेगा दोस्तों? वो आभासी भी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी भी बनेगा। तो एक तो याद रखना कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों ही सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आपका अवतल दर्पण और आपका उत्तल लेंस है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देख लो दोस्तों कहाँ पर सीधा और आभासी है। तो यहाँ पे देखो वास्तविक लिखा है तो वास्तविक इसमें बनता नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें फिर वास्तविक लिखा है तो वास्तविक फिर गलत हो गया। आभासी व उल्टा, तो उल्टा दे दिया, तो उल्टा आभासी के साथ कभी बनता नहीं है। ये देखो आभासी व सीधा, क्या बन रहा है? आभासी व सीधा, मतलब ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा आभासी व सीधा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आभासी व सीधा उत्तर हो जाएगा इसमें। फिर है, लेंस है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? क्या मीटर होती है, क्या डायोप्टर होती है, या यूनिट होती है, या फिर पास्कल होती है? तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपका डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और इसको लिखते हैं डी से। किसके द्वारा लिखते हैं दोस्तों? डी से। यदि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस है तब तो इसको प्लस से लिखते हैं, और यदि अवतल दर्पण या अवतल लेंस है तो उसको हम किससे लिखते हैं? -डी से लिखते हैं। और ये भी डायोप्टर कब होता है? जब फोकस दूरी किस में होती है दोस्तों? मीटर में। मीटर में हो तभी उसका डायोप्टर मात्रक डायोप्टर होता है, वरना उसका डायोप्टर मात्रक नहीं होता है। मीटर आपका लंबाई का होता है,
पास्कल आपका दाब का होता है और यूनिट किस में होती है, यूनिट आपकी क्या होती है, व्यावसायिक स्तर पे आप क्या लेते हो, बिजली का उपयोग करते हो तो यूनिट या किलोवाट घंटा भी यानी KWH भी पढ़ते हो दोस्तों। तो आइए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या दिखाई देता है, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को कैसा दिखाई देता है। क्या निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, क्या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट व दूर दोनों ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दूरदृष्टि दोष, दो दोष होते हैं, एक दूरदृष्टि होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक आपका दृष्टि होता है, एक मोतियाबिंद भी होता है, अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम दूरदृष्टि और निकट दृष्टि की बात करें। दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की अच्छी दिखाई नहीं देगी। उपचार कैसे करते हैं, दूरदृष्टि में लगाते हैं दूरदृष्टि में लगाते हैं उत्तल लेंस और निकट दृष्टि में लगाते हैं आपका अवतल लेंस। तो इसने दूरदृष्टि पूछा है, तो दूरदृष्टि में व्यक्ति क्या होगा, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं, ये नहीं होगा। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, हाँ ये होने की संभावना है। निकट व दूर की वस्तुएं ये आपका दृष्टि में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरदृष्टि में व्यक्ति को क्या होता है दोस्तों, दूर की जो वस्तु होती है वो आपकी स्पष्ट दिखाई देती, और निकट की बात करें तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, वो आपका निकटदर्शी दोष में होगा। अगला है, एक लेंस है, क्या है, एक लेंस है, उसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस है, उसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ से आप पहचान सकते हो दोस्तों, अभी मैंने बात की थी, प्लस डायोप्टर का मतलब होता है या तो वो उत्तल दर्पण होगा या फिर आपका उत्तल लेंस होगा, या तो क्या होगा आपका उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। अब इसने फोकस दूरी दिया पूछा दोस्तों, तो इसका जो लेंस की क्षमता होती है उसका सूत्र होता है P = 1/f। क्या होता है, P = 1/f। अब जो अभी हमने बात की थी, जो एक हम उसको किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में मापते हैं, और इसने क्या कहा है +2 है, इसने क्या कहा है +2, इसने डायोप्टर का मान दिया, यानी क्षमता का मान दिया, तो हम लिखेंगे +2 = +2 = 1/f। ठीक है, और जब इनको वज्र गुणा करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f = 1। हमें क्या चाहिए, हमें f चाहिए दोस्तों, तो f = 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2, और 2 का जब 1 में भाग देंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा 0.05। क्या बन जाएगा 0.5 मीटर बन जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.5 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हो। आपको सूत्र याद रखना है, P = 1/f, P = 1/f याद रखना है। और आपको क्या करना है, आगे जो भी सीधा यदि फोकस दूरी दिया हो तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। यदि उसकी लेंस की क्षमता देके आपको फोकस दूरी पूछ रहा है तो वज्र गुणा करके आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। कभी ऐसे ही पूछ सकेगा, जैसे +2 डायोप्टर दे दिया कि लेंस कौन सा होगा या दर्पण कौन सा होगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जब भी प्लस आए तो आपका उत्तल होगा और माइनस आए तो अवतल होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कैसी चल रही है टेस्ट सीरीज ज़रूर बताना और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना दोस्तों। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे ऑन करें ताकि आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो आसानी से मिल सके दोस्तों। और हमने जो पिछले वीडियो चढ़ाए उनको भी एक बार विजिट करें और आपका कैसा ओपिनियन रहता है वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आइए अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देती है। यानी जब कोई वस्तु है, जब उस पर सभी रंग है, उन सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसको वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है। क्या काली होगी, क्या सफ़ेद होगी, क्या हरी होगी या फिर लाल होगी। तो जब भी कोई वस्तु है यदि सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो होगी आपकी दोस्तों काली। कैसी होगी, काली होगी। दूसरा है, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का उत्सर्जन करती है, पहले क्या करी थी अवशोषित कर ली थी, अब वापस क्या करिए वो परावर्तित कर रही है। परावर्तित करती है
तो वह वस्तु में किस रंग की दिखाई देती है। तो पहले का उल्टा हो गया पूरा, क्या वो काली होगी, क्या सफ़ेद होगी, हरी होगी या लाल होगी। अवशोषित कर रही है तो काली, और यदि उत्सर्जित कर रही है तो हमें कैसी दिखाई देगी दोस्तों, सफ़ेद दिखाई देगी। जैसे कभी आपने चक्री को घुमाया होगा, उस पर खूब सारे रंगों से एक पर्दा सा बना के यदि उसको घुमाते हैं तो सब भी क्या मिलकर क्या बनाते हैं, एक सफ़ेद सा रंग बनाते हैं दोस्तों। अगला है, यदि आप समतल दर्पण में हमारा पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहे तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। समतल दर्पण है, उसमें आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो जो दर्पण उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो क्या बिंब की आधी होनी चाहिए, क्या बिंब के समान होनी चाहिए, बिंब की 1/4 होनी चाहिए या बिंब की 1/3 होनी चाहिए। तो ये होगा आपका बिंब की आधी, क्या होगी, बिंब की आधी। कहने मतलब यदि आपकी लंबाई 6 फीट है तो आपका जो दर्पण है उसमें आपका पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए यदि आपका तो उसकी कम से कम आधी लंबाई यानी कितनी, 3 फीट होना ज़रूरी है। यदि वो आधी लंबाई का है तभी आप उसमें पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हो। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो सेविंग दर्पण होता है उस सेविंग दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग या सौंदर्य प्रसाधन की दुकान होती है, उसमें कौन से दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। क्या उत्तल दर्पण का होता है, क्या उत्तल दर्पण का होता है, क्या समतल दर्पण का होता है, क्या उपयुक्त सभी का होता है। तो सेविंग दर्पण में उपयोग होता है आपका अवतल दर्पण का। किसका होता है दोस्तों, अवतल दर्पण का इसमें उपयोग होता है। इसके अलावा किसमें होता है, दंत विशेषज्ञ के भी काम में लेते हैं अवतल दर्पण को, या जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, हेडलाइट में भी किसका उपयोग होता है, आपका अवतल दर्पण में उपयोग होता है दोस्तों। फिर अगला है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण होते हैं, उनकी जो वक्रता त्रिज्या यानी आर और फोकस दूरी क्या है, एफ, तो इनमें एक संबंध होता है। तो वो कौन सा है कि आर बराबर 2F होता है, एफ बराबर 2R होता है, ए बराबर 1/2 होता है, या एफ बराबर 1/a होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आर बराबर 2F। इसका सही उत्तर क्या होगा, आर बराबर 2F, या इसको ऐसे पूछ सकता है एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2। तो इसमें ये उत्तर नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ दोस्तों आर बराबर 2F, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर बराबर 2F। अगला है, निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या अवतल दर्पण का, क्या उत्तल दर्पण का, क्या समतल दर्पण का, या उपयुक्त सभी का। तो निकटदर्शी की बात हुई दोस्तों, तो इसमें सॉरी गलत दर्पण टाइप हो गया, यहाँ पे लेंस आना चाहिए था। तो आप याद रखोगे अवतल लेंस। क्या याद रखोगे आप, अवतल लेंस याद रखोगे, या निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए आपका क्या होगा, अवतल लेंस काम में आएगा दोस्तों। और यदि दूरदृष्टि की बात करें तो दूरदृष्टि में आपका उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस, और यदि दराज दृष्टि की बात करें तो उसमें आपका हो जाएगा आपका द्विपक्षी लेंस। क्या हो जाएगा, द्विपक्षी लेंस, यानी उसमें अवतल भी होगा और उत्तल भी होगा। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र कौन सा होता है। क्या 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, या 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/F बराबर 1/V गुणा 1/U, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें होगा आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और यदि ऐसा आ जाए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये इतना ही फर्क है। ये ऊपर वाला आपका दर्पण सूत्र है और नीचे वाला आपका लेंस सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगला है, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ दांतों के डॉक्टर होते हैं, और जब दांतों में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्या समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या उपयुक्त सभी का उपयोग करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपका अवतल दर्पण का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, कि वाहनों में जो पीछे का दृश्य है उसको देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। जो वाहन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, उन यातायात के साधनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो क्या अवतल दर्पण होता है दोस्तों, क्या उत्तल दर्पण होता है, क्या समतल दर्पण होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लेते हैं वो आपका दोस्तों होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग जो आपकी एटीएम मशीनें होते हैं उसके भी ऊपर एक छोटा सा लगा होता है जिसके द्वारा आप पीछे का दृश्य देख पाते हो दोस्तों। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कैसे लगी दोस्तों? ज़रूर अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना, और यदि किसी प्रश्न में आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, आपका उसको जवाब ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और यदि आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। और हमारे द्वारा चलाए जा रहे जो टेस्ट सीरीज़ है या हमारे द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर हमें बताने की कोशिश करें दोस्तों। आज हमने जो प्रकाश टॉपिक दिया हुआ है उस प्रकाश से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। तो एक बार इनको रिवाइज करें, और अगला इसमें हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें हमने प्रकाश को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अपने इस YouTube चैनल पे डटे रहें, और जो हमारे द्वारा उपलब्ध करा गई जो टेस्ट सीरीज़ है उनका बार बार रिवाइज करें, और अपना जो आकलन है, कंसेप्ट है, उसको क्लियर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं दोस्तों आपके साथ। तो अपना ख्याल रखना दोस्तों, धन्यवाद।